Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we're going to study about islands induction in the vertebrates, and this is a very important topic from your CSI UGC नेट syllabus। और यहाँ पे आप चाहे गेट की बात करो चाहे CSI की बात करो, दोनों चीज़ों में कभी कभी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर जाता है। तो अगर आइलेट्स इंडक्शन की बात करते हैं तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं आज, तो वर्टिब्रेट्स से पढ़ने वाले, तो आई थिंक सबको पता होगा वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स बेसिकली जो हम पढ़ेंगे, जैसे तुम्हारा फिशेस हो गया है, एम्फीबियंस हो गया है, तुम्हारे फिशेस बर्ड्स हो गए हैं, तुम्हारी मैमल्स हो गए हैं, ये सारे सारे वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो हम उन सब की बात करने वाले हैं कि कैसे तुम्हारा आई का जो लेंस है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ, ठीक है, अगर तुम्हारी फ्री क्लासेस की बात करती हूँ, तो ये जो फ्री क्लासेस होती हैं बेटा, एक सुबह 10 बजे क्लास होती है। अगर किसी बच्चे को पैटर्न नहीं पता है, मैं समझा देती हूँ। सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है जहाँ पे मैं आपको गेट के क्वेश्चंस कराती हूँ, यहाँ पे आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो गेट में पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कराती हूँ। तो ये जो क्लास होती है बेटा आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं करी वो ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को एक 4 बजे क्लास होती है, जो ये वाली क्लास है, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक आपको यहाँ से कंप्लीट कराया जाता है। और इस क्लासेस का फायदा क्या होता है कि आपको एक तो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, इसके साथ साथ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाते हैं। तो पूरा टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं करी है वो ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी बच्चे को और भी प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करने हैं या फिर और इम्पोर्टेंट क्लासेस यहाँ पे अटेंड करनी है, तो आप अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है बेटा, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। आप जैसे इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको अगर कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जिसके कभी भी उसने अनअकैडमी ऐप को नहीं पढ़ा है, उसमें से नहीं पढ़ा है या फिर ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो आपको करना क्या है, ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी, जैसे आपकी मेल आईडी पूछी जाएगी, आपका नाम पूछा जाएगा, देन आपका फोन नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद एक ओटीपी आता है फोन नंबर पे जिसको आपको फिल करना है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे अनअकैडमी ऐप पे। देन आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है, फॉलो कर लेना। उसके बाद अगर मेरी वीडियोस देखनी है तो आप वॉच वीडियो करोगे, या फिर किसी और टीचर की वीडियो देखनी है, वो मैटर नहीं करेगा। तो आप वॉच वीडियो पे करोगे, आपसे कोड पूछा जाएगा। ठीक है, कोड पूछा जाएगा तो आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है। के यू एम 10 कोड अप्लाई करना है, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको बिल्कुल जो फ्री क्लासेस है बेटा वो अनलॉक हो जाती हैं। अनलॉक हो जाती हैं, तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लासेस को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो आप प्लीज अभी से सोच लेना, क्योंकि आज तुम्हारा लास्ट डेट है जहाँ पे तुम्हारा जो प्राइस है बेटा काफी बढ़ने वाला है। तो जिन बच्चों ने भी CSI UGC नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको सब्सक्रिप्शन जो है लेना होता है। जैसे आपने माना कि एक आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, चाहे वो 6 मंथ्स का लिया है, 12 मंथ्स का लिया है, 24 मंथ्स का लिया है, आपको उस अंडर वन सब्सक्रिप्शन यू विल गेट क्लासेस ऑफ ऑल एजुकेटर्स। जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं आपको सबकी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। आपको सब क्विज सेशन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, कोर्सेज सारे आपको मिल जाते हैं, सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं। तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा प्लस कोर्सेज पे, जहाँ पे आप कुछ भी जो चाहें आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, चाहे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो चाहे वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको पूरा फायदा यहाँ से हो जाता है। अगर मैं बैचेस की बात करती हूँ तो तुम्हारे CSIR जून 2021 के लिए कंप्लीट कोर्स जो तुम्हारा एक बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 8 जनवरी से, जहाँ पे आपको ज्योति मैम पढ़ाने वाली है, आरती मैम पढ़ाने वाली है, खुशबू मैम पढ़ाने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, के यू एम 10 कोड अप्लाई करना है इस बैच के लिए। और नॉर्मली हर चीज के लिए, आप चाहे कोर्सेज की बात करें चाहे बैचेस की बात करें, आपको सब मिल जाएगा। आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और आपको ये सारी जो चीजें बेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। 25 दिसंबर से जो लास्ट डेट है तुम्हारा, तो यहाँ से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो जिन बच्चों ने भी अगर लेना है वो अभी एनरोल कर सकते हैं, वरना प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे आप लोगों के। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो मल्टीपल कोर्सेज आपके होते हैं ना, सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपके डाउट सेशन यहाँ से कराए जाते हैं, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, क्विज हो गया है, होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ये सब चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट कराई जाती है। आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, के यू एम 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ जो है बेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा।
So today is the day to get your subscription. By now, new batches are coming soon. So जिन बच्चों ने भी लेना है, start your preparation from now. And to crack the CSI UGC net, you can join Unacademy app. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस कोर्सेज यहाँ पे ले सकते हैं. Now, अगर CSI UGC नेट को क्रैक करना है, you can subscribe the plus courses. तो आपको get subscription पे यहाँ पे क्लिक करना है. देन आपको चूज करना होता है कि आपको 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है. तो अगर 6 मंथ्स पे जाते हो अबाउट 9,450 आपको पे करना होता है. 12 मंथ्स पे अगर जाते हो तो 11,550 आपको पे करना होता है. 24 मंथ्स पे जाते हो तो 16,800 आपको पे करना होता है. आपको यहाँ पे एक रेफरल कोड यूज कर सकते हो. रेफरल कोड यूज कर सकते हो, वो है बेटा कुमकुम 10, KUM 10 जो कोड है आपको अप्लाई करना होता है. 10% ऑफ मिल जाता है कुमकुम 10 अप्लाई करते ही. अबाउट 11,550 आपको पे करना था और 10% ऑफ के बाद में 10,395 जो है बेटा आपको पे करना होता है. एक सेकेंड, I need to check the sound that it is clear or not. Just give me 2 minutes, 2 seconds. Yeah. Everything is fine. तो आपको 10,395 देन आपको पे करना होता है. आप पेमेंट जो है बेटा डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI हो गया है, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया है. अब जैसे चाहे वैसे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो. यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है. आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है. सो जिन बच्चों ने भी अगर पेमेंट करना है, आपको 10,395 पे करना था, अब क्या होगा, तो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो. तो अगर आप EMI बनवाते हो 1 साल की अगर EMI बनवाते हो तो आपका जो अमाउंट पड़ता है बेटा 866 रुपीज पर मंथ आपको देन पे करना होता है. तो ये जो हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो या फिर बजाज फिन के थ्रू आप ये कर सकते हो. अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है. बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी. अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ जो है देखने को मिल जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं आई लेंस इंडक्शन. अब इसमें कुछ टर्म आते हैं क्योंकि आई लेंस इंडक्शन लाया है. अब ये इंडक्शन क्या होता है पहले ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इंडक्शन अगर पता नहीं होगा कि क्या होता है तो तुम्हें तुम्हें चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो पहले इंडक्शन समझ लेते हैं, इंडक्शन क्या होता है. जैसे माना कि ये तुम्हारी ए सेल थी बेटा, ये तुम्हारी बी सेल थी, ठीक है. यहाँ से कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिलीज किया जाता है. ए क्या करता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करता है, कुछ चीजों को यहाँ पे रिलीज करेगा, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेगा जो इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे होंगे, रिसीव करने के लिए होने चाहिए, ठीक है. तो ये क्या करेगा, इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स को इंड्यूस करेगा जिसकी वजह से बी में कुछ चेंजेस जो है बेटा वो देखने को मिलेंगे, बी में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो मतलब ए ने कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिलीज किया है जिसने इंड्यूस किया है बी वाली सेल को कि उसको कुछ बनाना था, उसको कुछ चेंज करने थे. तो ये होता है इंडक्शन. मतलब किसी को इंड्यूस करना कि तुम ये काम कर दो. जैसे तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, अब तुम्हें उससे कुछ काम करवाना था, तुमने क्या करा, उसको चीजें समझाई कि तुम मेरी हेल्प करोगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा. तो तुमने इंड्यूस किया और जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी हेल्प करी फिर उसके बाद में, तो वो क्या हुआ, इंडक्शन. तुम्हारा दोस्त जो है तुमसे इंड्यूस होकर उसमें चेंजेस किए, तो ये होता है इंडक्शन. अब यहाँ पे क्या होता है, इंडक्शन भी तुम्हारे काफी टाइप का होता है. इंडक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा कॉम्पिटेंस रिक्वायर होता है. कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि अगर ये जो ए सेल है ये इंड्यूस करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ये इंड्यूस करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये जो बी सेल है बेटा कॉम्पिटेंस होना चाहिए, इसको लेने की इच्छा में होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है ये वाला आएगा तो मेरे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि जो इसको रिसीव कर पाएंगे. तो इसको कुछ कॉम्पिटेंस फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो जब भी तुम्हारे चेंजेस वहां पे देखने को मिलते हैं, तो ये जो कॉम्पिटेंस होता है जो उस पर्टिकुलर इंडक्शन वाले सिग्नल को, इंड्यूसिंग सिग्नल को अगर एक्सेप्ट करता है तो मतलब उसमें कॉम्पिटेंस पावर है, उसमें कॉम्पिटेंस है कि उसको इंड्यूस वाले जो सिग्नल था उसको वहां पे अलाउ करना था. तो यहाँ पे अगर मैं लेंस इंडक्शन की बात करती हूँ, जो PEG6 जीन होता है कॉम्पिटेंस फैक्टर की तरह काम करता है. तो जो फैक्टर बेसिकली उसको पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट बनाते हैं उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, तो उसे कॉम्पिटेंट फैक्टर बोला जाता है. तो यहाँ पे PEG6 जीन की हम बात करते हैं. उसके बाद होता है एक रेसिप्रोकल इंडक्शन. तो ए ने बी को इंड्यूस किया कि तुम्हारे अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं. तो अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर टर्म की बात करती हूँ, तो इसने बोला इसको कि तुम चलो लेंस बना दो. बी को बोला कि तुम लेंस बना दो. तो वो बोलती है कि ठीक है मैं लेंस बना दूंगी. जैसे ही लेंस बनाता है, एक तुम्हारा एपिथेलियम का फॉर्मेशन होता है, वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ. यहाँ पे एक लेंस बना दिया इसने. अब ये क्या करता है, ये कोशिश ये करता है कि अब तुमने मुझे इंड्यूस किया था, मतलब तुमने मेरी हेल्प करी थी जब मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी, ये बोलेगा कि मैं भी तुम्हारी अब हेल्प करूंगा. तो ये क्या करता है, तुम्हारा दोबारा से इसको इंड्यूस करेगा. मतलब ए ने पहले बी को इंड्यूस किया तो इसको इंडक्शन बोला जाएगा, ठीक है. अब बी का जो फॉर्मेशन होने के बाद में बी क्या करेगा, अब ए को इंड्यूस करेगा, तो इसको बोला जाता है बेटा रेसिप्रोकल इंडक्शन.
ने वापस से उसको इंड्यूस कर दिया है और ये तुम्हारा बना देगा बेटा रेटिना। रेटिना की 2 लेयर्स का फॉर्मेशन कर देता है ये वाली चीज। तो ये होता है इंडक्शन, जब ए बी को इंड्यूस करेगा और बी फिर बाद में अगर वापस से ए को इंड्यूस कर देता है तो उसको रेसिप्रोकल इंडक्शन बोला जाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, तुम्हारी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंड्यूसर क्या होता है? द टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस अ सिग्नल। तो इंड्यूसर कौन सा है? ए वाला इंड्यूसर था जिसने एक सिग्नल को प्रोड्यूस किया दैट चेंजेस द सेलुलर बिहेवियर ऑफ द अदर टिश्यू। तो जो बी के जो बिहेवियर में चेंज उसने लेके आया तो ये इंड्यूसर होता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडक्शन। नाउ PEG6 क्या होता है बेटा? कॉम्पिटेंस फैक्टर होता है, अभी बता चुकी हूँ। क्या होता है? द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द इंडक्टिव सिग्नल डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटेंस ऑफ द रिस्पॉन्डिंग सेल। तो इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो उस पर्टिकुलर सेल को जो सिग्नल आ रहा है उसको लेने की इच्छा में होंगे, तो उसको कॉम्पिटेंस बोला जाता है और इस एबिलिटी को बोला जाता है कॉम्पिटेंस। तो PEG6 जो होते हैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए। तो बी के ऊपर PEG6 के जो तुम्हारे जीन्स हैं या प्रोटीन्स है वो पाए जाते हैं जो उसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए। उसके बाद उसमें चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। नाउ रेसिप्रोकल इंडक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल इंडक्शन का मतलब होता है occurs when the two interacting tissues are both inducers and are competent to respond to each other signal। तो मतलब आपस में एक दूसरे को इंड्यूस करती हैं, तो ए ने पहले बी को इंड्यूस किया, फिर बी ने फिर तुम्हारे ए को इंड्यूस किया है, तो आपस में कॉम्पिटेंट भी थी और तुम्हारे एक दूसरे के सिग्नल को वहां पे रिसीव भी कर रही थी, इंड्यूस भी कर रही थी, इसलिए उसको बोला जाएगा रेसिप्रोकल इंडक्शन। ओके, अब एक और आता है कि तुम्हारा इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होने वाला है कि परमिसिव इंटरेक्शन होने वाला है। इसका मतलब क्या होता है ये हम देख लेते एक बार। देखो इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ए ने तुम्हारा सिग्नल दिया बी को, बी ने तुम्हारा ए को सिग्नल दिया, ठीक है। अब ए अगर सिग्नल दे रहा है या फिर तो वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि मैं तुम्हारा गवर्नमेंट हूँ, ये गवर्नमेंट है तुम्हारी, ये नॉर्मली तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली, एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट निकाली कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको लेना ही पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होता है जहाँ पे जो ए होगा एक पर्टिकुलर इंडक्टिव सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा और बी को उसको लेना ही पड़ेगा, उसको कॉम्पिटेंस बनाना ही पड़ेगा खुद को, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन हो जाता है। परमिसिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? परमिसिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि ए वाला है तुम्हारा, ए क्या कर रहा है? बी को सिग्नल दे रहा है, बी को सिग्नल दे रहा है। अब क्या होगा? यहाँ पे परमिसिव का मतलब क्या है कि ए ने तो तुम्हारी गाइडलाइंस निकाल दी, यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन दे दिए उसने। अब बी वाला क्या करेगा? अपने घर वालों से पूछेगा, अपने घर वालों से पूछेगा कि मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ। तो ये गाइडलाइंस आई है कि तुम्हारा जो कोई अगर जॉब करना चाहता है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन रिलीज हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अब अपने घर वालों से पूछेगा कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मतलब वो परमिशन देंगे कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। तो जब जहाँ पे परमिशन की बात आ जाती है, तुम्हारा इंस्ट्रक्शन तो आया वहां से, लेकिन परमिशन वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसको रिसीव करना है कि नहीं करना है। तो ये होता है परमिसिव इंटरेक्शन। तो ये दोनों चीजें यही यहाँ पे काम आने वाली है, तो हम देखने वाले हैं। Now, instructive interaction, a signal from the inducing cell is necessary for initiating the new gene expression in the responding cell। तो एक नेसेसरी होता है और तुम्हें वो अलाउ करना ही पड़ेगा, तो ए को बी से लेना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा इंस्ट्रक्टिव जो इंटरेक्शन है देखने को मिलेगा। परमिसिव का मतलब क्या होता है कि उसका आसपास वाला जो एनवायरमेंट है वो उसको मतलब बताएगा कि अच्छा तुम्हें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। The responding tissue contains all the potential that are to be expressed। तो बी के पास में सारी पावर है कि अगर ए तुम्हारे पास उसको इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो प्रॉपर्ली वहां पे अलाउ करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीड्स ओनली एन एनवायरमेंट दैट अलाउज एक्सप्रेशन ऑफ दी स्टेट। तो लेकिन वो इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट अगर नहीं मिलेगा तो वो तुम्हारा इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। जैसे ए ने तुम्हारा इन्फॉर्मेशन दिया बी को कि तुम इसको प्रोड्यूस करो, तुम्हारा लेंस बनाना है बेटा, तुम लेंस बनाओ। अब इसके पास में अगर PEG6 नहीं होगा बेटा, ये कॉम्पिटेंट फैक्टर नहीं होगा, तो क्या ये बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। मतलब इसका होना भी तो रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं होगा तो ये किसको तुम्हारा ये कॉम्पिटेंस बनाएगा? कॉम्पिटेंस नहीं बन पाएगा। ये चाहता है कि वो एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन इसके पास तो फैक्टर ही नहीं है। तो ये जो होगा तुम्हारा परमिसिव होगा कि मतलब PEG6 प्रेजेंट होगा तभी तुम्हारा काम बनेगा, वरना नहीं होगा। तो इंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब ए बी को इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम ये चीज चेंज करो तो वो कर लेगा। परमिसिव क्या होगा? जब उसको इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है कि चलो तुम्हें ये काम करना होगा। ये टर्म्स बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं, तो अगर तुम्हें इनका मतलब समझ में आया होगा तो तुम यहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे। तो तुम अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी उठा के देखोगे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन इंडक्शन की। तो बेसिकली इसमें क्या होता है तुम्हारा जो
तुम्हें पता है कि अगर मैं बात करती हूँ ब्रेन रीजन की बात करती हूँ, या फिर आई की बात करती हूँ, रेटिना की बात करती हूँ, लेंस की बात करती हूँ, तो तुम्हारे पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं। 3 जर्म लेयर्स होती है, कौन सी होती है? एक्टोडर्म होती है बेटा, एंडोडर्म होती है तुम्हारी, और उसके बाद कौन सी होती है तुम्हारी? मेसोडर्म होती है। मेसोडर्म जो फॉर्मेशन करती है तुम्हारी मसल सेल्स जो होती हैं, तुम्हारी कार्डियक मसल सेल्स हो गई, स्मूथ मसल सेल्स हो गई, इनका फॉर्मेशन किया जाएगा। एंडोडर्म क्या करता है? जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं बेटा, ऑर्गन जो होते हैं तुम्हारे, उनका फॉर्मेशन एंडोडर्म करती है। गट हो गया है और तुम्हारा ये सब चीजें हो गई, इंटेस्टाइन हो गया है। एक्टोडर्म नॉर्मली जो फॉर्म करता है बेटा तुम्हारा ब्रेन रीजन हो गया है, ब्रेन रीजन हो गया है, न्यूरॉन वाला पार्ट हो चुका है, या फिर लेंस वाला पार्ट हो चुका है, रेटिना वाला पार्ट हो चुका है। तो ये किससे बनते हैं बेटा? एक्टोडर्म जो जर्म लेयर्स होती है उससे फॉर्मेशन इनका होता है। अब क्या होता है यहाँ पे एक्टोडर्म के पास में क्या आता है? एक इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन आता है। उसको बोला जाता है कि तुम 2 पार्ट्स में तुम्हें फॉर्म होना है। एक होता है न्यूरोनल एक्टोडर्म, ठीक है, न्यूरोनल एक्टोडर्म होता है, और एक होता है नॉन न्यूरोनल एक्टोडर्म। नॉन न्यूरोनल एक्टोडर्म, तो 2 एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। हमें नॉन न्यूरोनल एक्टोडर्म को बोला जाता है सरफेस एक्टोडर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस एक्टोडर्म बोला जाएगा या फिर हेड एक्टोडर्म बोला जाएगा। न्यूरोनल एक्टोडर्म और तुम्हारा ये जो नॉन न्यूरोनल वाला एक्टोडर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं तुम्हारे सर लेंस का फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा एक्टोडर्म जो है वो बेसिकली पार्ट प्ले करता है अगर मैं लेंस फॉर्मेशन की बात करती हूँ। तो कैसे होने वाला है ये हम आगे देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं पूरा तुम्हें चीजें दिखाऊं यहाँ पे तो ये है तुम्हारा ऊपर वाला हेड हेड वाला रीजन, ये वाला रीजन है। ये है तुम्हारा ट्रंक वाला रीजन। तो मैं पता है कि ये जो बनता है तुम्हारा वेंट्रल साइड पे बनता है। अगर आई लेंस की बात करती हूँ तो वेंट्रल साइड पे बनेगा, तुम्हारे इंटीरियर पोजीशन पे बनता है। तो ये चीज याद में रखनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तुम्हारा म्यूटेशन वाला केसेस है, लेकिन एक मैं पोजीशन बताने की कोशिश कर रही हूँ। हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे म्यूटेशन होगा, कैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये जो होता है तुम्हारा, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है बेटा ये जो पर्टिकुलर पार्ट है तुम्हारा, ये जो बना है तुम्हारा, इसका जो फॉर्मेशन होता है नॉर्मल अगर इंडक्शन होता है तुम्हारा ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन होगा। अब ये मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि कैसी चीजें यहाँ पे काम करने वाली है। तो ये तुम्हारा म्यूटेशन वाला केसेस है, तो हम इसको पहले दूसरे वाले फिगर के थ्रू समझ लेते हैं तो तुम्हारा पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, इस फिगर के थ्रू समझ लेते हैं तो तुम्हें प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो, ये है तुम्हारा क्या? ऑप्टिक वेसिकल है ये वाला। ये जो हो गया तुम्हारा, ये पर्टिकुलर पार्ट जो हो गया ऑप्टिक वेसिकल हो गया है, ठीक है। और ये है तुम्हारा हेड एक्टोडम, हेड एक्टोडम है, हेड एक्टोडम है ये वाला, या फिर जिससे तुम सरफेस एक्टोडम बोला जाता है, सरफेस एक्टोडम है ये वाला। ये वाला तुम्हारा क्या है? सरफेस एक्टोडम है बेटा, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट होगा। और ये वाला जो होगा तुम्हारा कौन सा होगा? जहाँ पे तुम्हारा ऑप्टिकल वेसिकल का फॉर्मेशन होने वाला है, जिसे न्यूरोनल एक्टोडम बोला जाएगा। तो ये तुम्हारा न्यूरोनल एक्टोडम है, ये तुम्हारा हेड एक्टोडम या फिर सरफेस एक्टोडम है ये वाला। अब क्या होता है? अब होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी। यहाँ पे इनवेजिनेशन होगा और ई होगा। तो बेसिकली जो तुम्हारा न्यूरोनल एक्टोडम होता है, न्यूरोनल एक्टोडम होता है उसका ई होता है, बाहर निकलता है बेटा। जैसे ये माना कि तुम्हारा सेल था, तो इसके अगर बाहर निकलेगा तो ई होगा। जबकि तुम्हारा जो सरफेस एक्टोडम होता है, सरफेस एक्टोडम होता है, इसका क्या होता है? इनवेजिनेशन होता है, वो अंदर की तरह जाएगा, ऐसे जाएगा, इनवेजिनेशन होता है। तो बेसिकली क्या होने वाला है ये हम देखते जाते हैं, और एक बार मैं तुम्हें और प्रॉपर्ली समझा दूंगी, तुम्हारा यहाँ से पूरी चीज सॉल्व हो जाएगी। ये क्या होता है तुम्हारा कि जो तुम्हारा ये न्यूरोनल एक्टोडम होता है वो तुम्हारा ई वेजिनेशन करता है। देखो, ई वेजिनेशन हुआ है, ई वेजिनेशन हुआ है। और तुम्हारा सरफेस एक्टोडम क्या करता है? इन वेजिनेशन करता है, इन वेजिनेशन करेगा, थोड़ा अंदर की तरफ मूव करेगा। अब क्या होता है यहाँ से तुम्हारा जो ऑप्टिक वेसिकल है, सो बेसिकली जो न्यूरोनल एक्टोडम है न्यूरोनल एक्टोडम है, एक तुम्हारा इंड्यूसिंग सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, यहाँ से सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा। और वो जो सिग्नल होगा बेटा वो जाएगा किसके पास में? सरफेस एक्टोडम के पास में जाता है। मैं अभी सिग्नल के बारे में बाद में बताऊंगी, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम सिग्नल पे जाएंगे। अब क्या होगा? ये सिग्नल जाएगा। अब ये तुम्हारा जो सरफेस एक्टोडर्म होगा वो क्या करता है? सिग्नल के लिए कॉम्पिटेंट होगा, कॉम्पिटेंट होगा। कॉम्पिटेंट क्यों होगा? क्योंकि पेक्सिक्स जीन जो होगा उसके पास में होगा। अब जैसे वो कॉम्पिटेंट हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इन्वेजिनेशन हो जाता है, और जो सेल्स होती हैं जो उसके लिए कॉम्पिटेंट होती है, पर्टिकुलर पार्ट में एक स्पेसिफिक प्लेस पे कॉम्पिटेंट होती है, तो ये क्या बना देती है? तुम्हारे जो सरफेस एक्टोडर्म है बेटा वो थिकेंड हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाएगा वहां पे। और थिक होने के बाद में बना देता है लेंस प्लेकोड। लेंस प्लेकोड बना देता है कि लेंस का एक तुम्हारा प्री मेच्योर फॉर्म बन जाता है, विच वी कॉल लेंस प्लेकोड। तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो न्यूरल एक्टोडर्म था जिसने क्या करा था? ई वेजिनेशन जिसने करा था वो क्या बना देगा? यहाँ पे ऑप्टिकल वेसिकल का, ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया जाता है। ओके, अब ये तो हो गया सिंपल इंडक्शन वाला, सिंपल इंडक्शन वाला हो गया है यहाँ पे।
अब क्या होता है तुम्हारा कि ये पूरा का पूरा जो सरफेस एक्टोडर्म है बेटा, ये थिकन्ड हो जाता है, लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया जाता है। तो ये जो है बेटा लेंस प्लेकोड है, ये तुम्हारा ऑप्टिक कप जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन हो चुका है। वेसिकल से कप का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अब ऑप्टिक वेसिकल से कप का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो होता है तुम्हारे रेसिप्रोकल इंडक्शन की वजह से। जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये मैंने बताया कि न्यूरोनल एक्टोडर्म जो होता है ये तुम्हारा सरफेस एक्टोडर्म है। न्यूरल एक्टोडर्म क्या करता है, एक इंड्यूसिंग सिग्नल देगा और सरफेस एक्टोडर्म उस पर्टिकुलर सिग्नल को ले लेगा, उसके लिए कॉम्पिटेंट होगा, उसको ले लेगा, और लेने के बाद में तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन, लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया जाता है। जैसे लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, ये क्या करता है तुम्हारा एक और इंड्यूसिंग सिग्नल भेजेगा, किसके लिए, न्यूरल एक्टोडर्म के लिए, और तुम्हारा जो ऑप्टिक कप था बेटा, जो ऑप्टिक वेसिकल था, उसका ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फर्दर तुम्हारा डिवीजन हो जाता है तुम्हारा एक तो आउटर लेयर में, इनर लेयर जो रेटिना की हो जाएगी, और एक आउटर लेयर में इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक पूरा का पूरा जो ऑप्टिक कप है देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो लेयर होती है ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की, ये डार्क ब्लू कलर की जो है बेटा, ये तो इनर लेयर बना देगी रेटिना का, जो तुम्हारा एक इमेज बनाने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद में जो आउटर लेयर होती है, जो पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, उसका फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया जाता है। तो दो चीजों में वो डिवाइड हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आएंगे, जैसे तुम्हारा कॉर्निया बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्राइमरी फाइबर सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, सस्पेंसरी हो गई है तुम्हारे, लिगामेंट सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेंस कैप्सूल का स्टार्ट हो जाएगा, वेसिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा पूरा जो लेंस है बेटा, पूरा जो लेंस है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये तुम्हारा कॉर्निया वाला टाइप हो जाता है, ये तुम्हारा लेंस हो जाता है, लेंस का एपिथेलियम हो जाएगा, ये लेंस के फाइबर्स हो जाएंगे जो उसको कवर करेंगे, ये विट्रस ह्यूमर हो जाएगा, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर हो जाएगा, ये पिगमेंटेड लेयर हो जाएगी रेटिना की, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर है बेटा ऐसे जो फॉलो होता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो हमारा बेसिक हो चुका है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है यहाँ पे काम आने वाले हैं। ओके, तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर इसको समझोगे तो यहाँ से प्रॉपर्ली चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तुम्हारा न्यूरोनल एक्टोडर्म था, बता चुकी हूँ। जो न्यूरोनल एक्टोडर्म होता है इंड्यूसिंग सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है इंडक्शन। अब इंड्यूसिंग सिग्नल को अगर जो लेने वाला होगा वो क्या होगा, कॉम्पिटेंस फैक्टर होगा, वहां पे बहुत सारे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। जो पैक्सिक्स होता है उस पर्टिकुलर सिग्नल को ले लेगा, रिसीव कर लेगा। कहाँ पे होगा ये बेटा, सरफेस एक्टोडर्म पे होगा, सरफेस एक्टोडर्म पे होगा। अब उसने रिसीव कर लिया है, रिसीव करने के बाद में तुम्हारा क्या होगा, लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक थिकन्ड सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो तुम्हारी थोड़ी बल्ज आउट हो जाती है, लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन होता है, फिर क्या होता है, लेंस प्लेकोड बोलता है कि तुमने मुझे इंड्यूस किया था, अब मैं तुम्हें इंड्यूस करूंगा। तो यहाँ पे होता है रेसिप्रोकल इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल इंडक्शन होगा, तुम्हारे ऑप्टिक वेसिकल का जो फॉर्मेशन है बेटा वो देखने को मिलेगा, ऑप्टिक कप जो है वो बन जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा वेसिकल से कप का फॉर्मेशन होगा, तुम्हारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इनर लेयर बन जाती है विच विल फॉर्म अ रेटिना वाला पार्ट, और एक आउटर लेयर बन जाती है विच विल फॉर्म अ पिगमेंटेड वाला लेयर। तो दोनों के दोनों लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो आई थिंक ये पता होना चाहिए, अगर ये तुम्हें सिंपली अगर समझ में आ गया, तुम्हें इंडक्शन जो है, रेसिप्रोकल इंडक्शन जो है प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार ना। अभी कहाँ पे होती है सारी चीजें, तो एक बार ये लिख लेते हैं। The activation of the head ectoderm latent lens forming ability and the positioning of the lens in relation to the retina is accomplished by the optic vesicle obviously। तो तुम्हारा जो न्यूरोनल एक्टोडर्म होता है, जो ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन किया करता है, उसी की वजह से क्या होता है, तुम्हारा ये लेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल है, वरना तो नहीं हो पाता। अब अगर कभी क्वेश्चन में आता है इसकी पोजीशन की मैं बात करती हूँ, तो ये तुम्हारे डायनसेफेलॉन में देखने को मिलता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द डायनसेफेलॉन where it meets a head ectoderm, it induces the formation of lens plecoid which then invaginate to form the lens। तो आई थिंक पता है कि जो नॉर्मली तुम्हारे सरफेस एक्टोडर्म में होता है बेटा, इनवेजिनेशन होता है, जबकि तुम्हारे न्यूरल एक्टोडर्म में इनवेजिनेशन भी देखने को मिलता है, और कभी कभी इवेजिनेशन भी इवेजिनेशन नॉर्मली देखने को मिलता है, इन्वेजिनेशन भी उसमें देखने को मिलेगा। तो ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली पेक्स सिक्स जीन जो है वही काम करता है, यहाँ पे बहुत सारे जीन काम करते हैं बेटा। अ ग्रुप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिक्स थ्री हो गया है, सॉक्स थ्री हो गया है, सिक्स थ्री हो गया है, पेक्स सिक्स जीन हो गया है, आरएक्स वन हो गया है, ये सारे के सारे एक्सप्रेस्ड होते हैं बेटा, न्यूरल न्यूरल जो प्लेट होती है बेटा वहां पे एक्सप्रेस होते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो लेंस का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। तो ये जीन्स भी याद में रहने चाहिए। द ऑप्टिक वेसिकल, जो तुम्हारा न्यूरोनल एक्टोडर्म वाला पार्ट था, सीक्रेट टू इंडक्टिव फैक्टर्स, दो इंडक्टिव फैक्टर्स को यहाँ पे रिलीज किया जाता है, जो BMP4 होता है बेटा, और एक होता है एक्सॉक्स 2 या फिर 3। तो इनको इंड्यूस करने के लिए वहां पे भेजा जाता है कि तुम जाके इंड्यूस करो ना।
द कॉम्बिनेशन ऑफ पैक्सिक्स क्या है, एक तो कॉम्पिटेंट, उसको कॉम्पिटेंस उसको पर्टिकुलर सिग्नल को लेगा और आगे तुम्हारा सर्फेस एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो पैक्सिक्स हो गया तुम्हारा, सॉक्स2 हो गया है, सॉक्स3 हो गया है, आई मैफ हो गया है। ये इंश्योर करते हैं कि तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पैक्सिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि कॉम्पिटेंट फैक्टर है बेटा, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, तो पैक्सिक्स उसको बताएगा कि कॉम्पिटेंस है, तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है। अगर ये पैक्सिक्स नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि इसमें कोई म्यूटेशन हो जाती है, तो तुम्हारा वहां पे कोई भी लेंस का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये हम आगे म्यूटेशन केसेस को डिस्कस करेंगे। अब ये जो न्यूरल प्लेट होती है, देखो न्यूरल प्लेट बेसिकली जो हेड एक्टोडर्म हो गया है, जहाँ से तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो तुम्हारी ये न्यूरल प्लेट होती है। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स को रिलीज करती हैं, जैसे BMP4 हो गया है, FGF8 हो गया है, जो तुम्हारे हेड एक्टोडर्म को प्राइम करते हैं कि बेटा जो सरफेस एक्टोडर्म है वो यही बनने वाली है। जैसे माना कि तुम्हारा ये हेड एक्टोडर्म था, ये है तुम्हारा न्यूरोनल एक्टिनम, ठीक है, ये वाला है तुम्हारा न्यूरोनल एक्टिनम। तो ये क्या करता है, बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ से रिलीज करता है, जो इसको बताते हैं कि भाई हेड एक्टोडर्म जो है यही बनने वाली है, यही कंपिटेंट होने वाली है, यहीं पे तुम्हारा आई लेंस का फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे BMP4 हो गया, FGF8 हो गया, तो ये हेड एक्टोडर्म को प्राइम करेंगे। उसके बाद पैक्सिस जीन हो गया है, सॉक्स2 हो गया है, और तुम्हारा BMP4 हो गया है, ये तुम्हारे रिलीज होकर लेंस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। So the major sensory organ of the head develop from the interaction of the neural tube with a series of the epidermal thickening which we called ectodermal placodes. तो वो important है, इसको ध्यान में रखना है। हाँ, जैसे तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, तुम्हारे न्यूरल एक्टोडर्म को दिया एक पैक्सिक्स का कॉम्पिटेंट, सरफेस एक्टोडर्म ने यहाँ पे उसको बनाया, बनाने के बाद लेंस का फॉर्मेशन कर दिया, एक प्लेकोड बनेगा, फिर लेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी लेंस क्या करता है, इसको इंड्यूस करेगा वापस से। Now, one of these responding tissues is the optic vesicle itself. तो ऑप्टिकल वेसिकल को वो रिस्पॉन्ड करता है। Now, inducer becomes the induced. पहले ये इंड्यूसर की तरह काम कर रहा था, अब क्या हो रहा है, ये इंड्यूस्ड हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टोडर्म। तो मतलब क्या हुआ, ये रेसिप्रोकल इंडक्शन होता है। Now, under the influence of the factors secreted by the lens, the optic vesicle become the optic cup. तुम्हारा ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड द वॉल ऑफ द ऑप्टिक कप डिफरेंशिएट इनटू द टू लेयर्स। कौन कौन सी होंगी, पिगमेंटेड रेटिना होगा, एक न्यूरल रेटिना होगा। जो न्यूरल रेटिना होता है रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे रेटिना का फॉर्मेशन करने के लिए, जबकि पिगमेंटेड लेयर बनाने के लिए पिगमेंटेड वाला रेटिना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो ये मैं समझा चुकी हूँ। इस इंटरेक्शन को बोला जाता है रेसिप्रोकल इंडक्शन, जो आपस में एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं, मैं तुम्हें इंड्यूस करूंगा, तुम मुझे इंड्यूस करो ना। अब थोड़ा पैक्सिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो पैक्सिक्स तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। पैक्सिक्स इज अ मेंबर ऑफ द पैक्स फैमिली which is responsible for carrying the genetic information that will encode the PEX6 protein. तो जो पैक्सिक्स मेंबर होता है, पैक्सिक्स जीन फैमिली का मेंबर होगा, जो पैक्सिक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। इट एक्ट एज अ मास्टर कंट्रोल, बेटा मास्टर कंट्रोल की तरह काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जीन है तुम्हारा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आईज एंड द अदर सेंसरी ऑर्गन्स, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। PEG6 is expressed as a transcription factor which work as a competence factor। तो ये competence factor की तरह काम करता है। तो ये लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Now, PEG6 is essential for the formation of the lens placode from the surface ectoderm। तो obviously अगर PEG6 नहीं होगा, अगर उसको रिसीव करने के लिए नहीं होगा, एक कॉम्पिटेंस फैक्टर की तरह काम नहीं करेगा, तो तुम्हारा जो न्यूरल एक्टोडर्म में एक इंड्यूसिंग सिग्नल जो दिया है उसको लेने वाला कोई नहीं होगा। अगर PEG6 नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी तुम्हारा फॉर्मेशन जो होगा लेंस एक्टोडर्म होगा, लेंस का वो देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले यहाँ पे करता है। Now, PEG6 protein appears to be an important making the ectoderm competent to respond to the inductive signal coming from the optic vesicle. Now, PEG6 expression is seen in the head ectoderm, which can respond to the optic vesicle by forming a lens, and it is not seen in other region of the surface ectoderm. तो ये आई थिंक लाइन तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से तुम्हें बहुत सारे म्यूटेशन केसेस हैं जो समझ में आने वाले हैं। तो जो पैक्सिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हर पूरे पूरा जो ये तुम्हारा अगर सरफेस एक्टोडर्म हो गया है तो सब जगह तुम्हारा पैक्सिक्स होगा, नहीं बेटा। एक पर्टिकुलर प्लेस पे तुम्हारा पैक्सिक्स कॉम्पिटेंट होता है, और उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही तुम्हारा क्या होता है, लेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। तो अगर तुम कहीं उठा के, जैसे माना तुमने इस पर्टिकुलर चीज को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद में कहीं और तुमने पेस्ट कर दिया इस पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे माना कि ये पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे लेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लेंस का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल हो पाता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे PEG6 जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, अगर वहां पे तुम करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर तुम कोशिश करते हो कि यहाँ पे तुम्हारा सरफेस एक्टोडर्म है और यहाँ पे तुम्हारा हो जाए, नहीं, क्योंकि जो PEG6 का फॉर्मेशन है बेटा वो यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये तुम्हारा उस पर डिपेंड करेगा कौन सी प्लेस पे है।
तो एक स्पेसिफिक प्लेस पे जो है ये देखने को मिलता है, ये याद में रखना है। एक बार ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हम इसके म्यूटेशन केसेस यहाँ पे देखेंगे। देखो ये ऑप्टिक वेसिकल हो गया है, ये क्या करेगा, तुम्हारा जो न्यूरल एक्टोडर्म है यहाँ से एक इंडक्शन सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद में ऑप्टिकल वेसिकल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस इवेजिनेशन ऑफ द ऑप्टिकल प्राइमोर्डिया, द एक्टोडर्म थिकन एंड फॉर्म द लेंस प्लेकोड। इसके बाद इंड्यूस करेगा और तुम्हारा लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन हो जाएगा ऑन द सरफेस एक्टोडर्म, ऑन द हेड एक्टोडर्म क्या हो जाएगा, तुम्हारा लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ द लेंस प्लेकोड इन्वेजिनेट, वो इन्वेजिनेट करेगा एंड कप फॉर्म्स अ वेसिकल कॉल्ड ऑप्टिक कप। तो यहाँ से एक और तुम्हारा रेसिप्रोकल इंडक्शन होगा और तुम्हारा एक ऑप्टिक कप है बेटा, ये देखने को मिलेगा। अब इस ऑप्टिक कप का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। द ऑप्टिक कप हैज अ टू लेयर्स, इनर लेयर विल फॉर्म अ रेटिना एंड अदर फॉर्म ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम या फिर रेटिना लेयर बना देगी। तो एक पिगमेंटेड रेटिना होती है, तुम्हारी इनर लेयर ऑफ रेटिना होती है। तो ये जो अंदर वाला हो जाएगा बेटा इनर वाला लेयर हो जाएगा, और ये बाहर वाला जो हो जाता है बेटा ये वाला क्या हो जाएगा, तुम्हारा आउटर लेयर हो जाएगा, पिगमेंटेड लेयर हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रॉपर्ली यहाँ पे लेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आई जो प्रॉपर्ली यहाँ पे बन जाता है, कॉर्निया बन जाएगा, ये लेंस पूरा पूरा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये पूरा पूरा लेंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। रेटिना लेयर बन जाएगी जो अंदर वाली होगी, उसके बाद पिगमेंटेड लेयर इसके ऊपर बन जाएगी। तो ये होता है तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन। एक और बार तुम्हारा ये इसलिए डाले थे ऐसे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आती है, तो कैसे भी अगर पेपर में आता है तो वो तुम्हारा पेपर का मॉडिफिकेशन है ना, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसे आता है तो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो कॉम्पिटेंट सरफेस एक्टोडर्म है, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, पेक्सिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लिखा होना चाहिए कॉम्पिटेंट सरफेस एक्टोडर्म। तो ऑप्टिकल वेसिकल क्या करता है, इंड्यूसिंग सिग्नल को यहाँ पे देगा, ठीक है, इंड्यूसिंग सिग्नल को देगा। ये कॉम्पिटेंट है तो ऑब्वियसली सिग्नल को ले लेगा, और लेने के बाद में तुम्हारा लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, लेंस प्लेकोड बन जाएगा। अब क्या होगा, लेंस प्लेकोड क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूसिंग सिग्नल देगा, इसे क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल इंडक्शन बोला जाता है। और ये जो ऑप्टिकल वेसिकल था बेटा ऑप्टिक कप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्दर किस में होगा, तुम्हारा लेंस प्लेकोड क्या बना देगा बेटा, लेंस वेसिकल का फॉर्मेशन कर देगा। या फिर तो नॉर्मली तुम्हारा ऑप्टिक कप होता है पिगमेंटेड और न्यूरोनल रेटिना में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी जो लेंस का वेसिकल होता है वो भी तुम्हारा हेल्प कर देता है कि तुम्हारा कॉर्निया में भी इंड्यूस कर देगा, तुम्हारा इसको भी इंड्यूस कर देगा, और तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन लास्टली यहाँ पे हो जाएगा। तो न्यूरल जो रेटिना होती है इसको फर्दर इंड्यूस कर सकती है। तो बेसिकली भी क्वेश्चन में तुम्हारे अगर आएगा तो कितना आ सकता है ये देख लो। पहली बात तो आई थिंक इसको कोई बुराई नहीं है इसको पूरा पढ़ने में। तो फिलहाल जो तुम्हें आना चाहिए वो इतना आना चाहिए, ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये वाला चीज, हाँ ये वाली चीज तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है लास्ट में, तो ये तुम्हें पता होगा तो क्वेश्चन का कैसे भी आएगा तुम सॉल्व कर पाओगे। अब देखो आई डेवलपमेंट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द लेवल ऑफ द पेक्सिक्स, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ पेक्सिक्स। अगर पेक्सिक्स का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, या फिर पेक्सिक्स का यहाँ पे कोई भी ऐसा नल म्यूटेशन हो जाता है जिसमें एक हेटेरोजाइगोट वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे नॉर्मली प्रॉपर प्रोडक्शन जो है पेक्सिक्स का नहीं हो पाता है, एक ऑक्यूलर एबनॉर्मलिटीज आ जाती है एनिरीडियन ह्यूमंस ह्यूमंस में देखने को मिलता है, जहाँ पे लेंस का फॉर्मेशन बेटा प्रॉपर्ली नहीं होगा। जबकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्ली लेंस का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्ली हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। या फिर तुम माइस की बात करते हो, रेड की बात करते हो तो बहुत छोटी सी आई हो जाएंगी, लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करते हो तो एनिरीडिया जो है बेटा ये वाली जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब पढ़ते हैं म्यूटेशन केसेस को, क्योंकि म्यूटेशन केसेस अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ भी यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा, तो 0% पे तुम आ जाते हो म्यूटेशन केसेस नहीं पढ़े तो। क्योंकि जब तुम्हारे एग्जाम में आते हैं वो म्यूटेशन केसेस आते हैं, कभी भी तुम्हारे सिंपल क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट बायोलॉजी से नहीं लिखे जाते हैं। और एक तो क्वेश्चन कभी भी ना तुम्हारे छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं आके पार्ट सी में बहुत पूछा जाता है डेवलपमेंट बायोलॉजी से, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो तुम्हें प्रॉपर्ली यहाँ से पता होना चाहिए, अगर बेसिक क्लियर होगा तो प्रॉपर्ली यहाँ से कर लोगे। देखो ये है तुम्हारा न्यूरोनल एक्टोडर्म, ये वाला जो है मैंने आई थिंक प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है, मैं एक बार और अच्छे से बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब क्या होता है कि तुम्हारा पहला जो हो गया ये ये तुम्हारा हो गया सर्फे न्यूरल एक्टोडर्म, ये हो गया सरफेस एक्टोडर्म। अब होता क्या है कि तुम्हारा ठीक, अगर तुम इस पर्टिकुलर पार्ट से बेटा, इस पर्टिकुलर पार्ट से अगर तुम इस न्यूरल एक्टोडर्म को यहाँ से हटा देते हो और तुम क्या कोशिश करते हो कि तुमने सरफेस एक्टोडर्म को नॉर्मल रखा है, सरफेस एक्टोडर्म को नॉर्मल लिखा है, लेकिन न्यूरल एक्टोडर्म को वहां से पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर दिया जाए।
अगर वो रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या इंडक्शन करने वाला इंड्यूसिंग सिग्नल यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर पार्ट के लिए, अगर वहां से नहीं आएगा तो क्या तुम्हारा पेक्सिक्स किसी के लिए रिसीव करेगा? नहीं करेगा। सरफेस एक्टोडर्म किसी में प्रोड्यूस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कोई भी आइलैंड्स का फॉर्मेशन जो है देखने को नहीं मिलता है। तो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा सरफेस एक्टोडर्म की तो प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही न्यूरल एक्टोडर्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या करते हो, तुमने न्यूरल एक्टोडर्म को कहीं और, जैसे ये माना तुम्हारा सरफेस एक्टोडर्म था, ये सरफेस एक्टोडर्म था तुम्हारा, तुमने क्या करा, नॉर्मली यहाँ पे होना चाहिए था तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होना चाहिए, न्यूरल एक्टोडर्म होना चाहिए, ये न्यूरल एक्टोडर्म हो गया तुम्हारा, ये सरफेस एक्टोडर्म हो गया है। अब तुमने क्या करा, इस पार्ट को यहाँ से काट के तुमने क्या करा, इस पर्टिकुलर यहाँ सरफेस एक्टोडर्म के पास में रख दिया, यहाँ पे रख दिया इसको। तो क्या लेंस का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेक 6 का जो फॉर्मेशन था बेटा वो यहाँ हो रहा होगा ना, कॉम्पिटेंट तो यहाँ पे होगा। तो सरफेस एक्टोडर्म यहाँ पे तो कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि पेक 6 पूरे उसमें प्रेजेंट नहीं होता, एक स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी कोई लेंस का इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर तुम किसी भी न्यूरल एक्टोडर्म को किसी भी और पार्ट पे रख देते हो, किसी और प्लेस पे रख देते हो, तो वहां पे ये फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द न्यूरल एक्टोडर्म कैन इंड्यूस अ सरफेस एक्टोडर्म, वो इंड्यूस कर सकता है, लेकिन वहां पे क्या होगा, टेक्सिक्स नहीं होगा, कैन नॉट इंड्यूस अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ, सॉरी, इसका मतलब क्या है कि जो स्पेसिफिक पार्ट है तुम्हारा न्यूरल एक्टोडर्म का, वो तुम्हारी स्पेसिफिक सरफेस एक्टोडर्म को इंड्यूस कर सकता है, पर्टिकुलर पार्ट को इंड्यूस कर सकता है, ऐसा नहीं कि पूरे में इंड्यूस कर देगा। क्योंकि पेक्सिक जो जीन होता है नॉर्मली एक स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो इंडक्शन है उस पर्टिकुलर पार्ट में हो पाता है। तुम अगर कहीं इधर उधर रखोगे तो वहां से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तुम्हें पेक्सिस का फॉर्मेशन जो है वहां पे कराना पड़ेगा, तभी पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो एक म्यूटेशन केस आया था कि इफ ऑप्टिक वेसिकल कहाँ पे होता है, न्यूरोनल एक्टोडर्म में होता है, इज प्लेस्ड इन एक्टोपिक लोकेशन। तुमने क्या करा, उस न्यूरोनल एक्टोडर्म को एक एक्टोपिक लोकेशन में डाल दिया है, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया वही समझा रही हूँ। डिफरेंट प्लेस फ्रॉम वेयर इट नॉर्मली फॉर्म्स अंडरनीथ द हेड एक्टोडर्म। तुमने हेड एक्टोडर्म के अंदर ही रखा है, सरफेस एक्टोडर्म के पास में ही रखा है, तुमने कहीं दूर नहीं रखा है, लेकिन तुमने उस कहीं और जगह पे रख दिया है। Now, it will induce that ectoderm to form a lens tissues. ये कब इंड्यूस कर सकता है? ओनली द ऑप्टिक वेसिकल अपीयर्स टू बी एबल टू डू दिस इफ इट इज एन एक्ट एज इंड्यूसर। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि तुम अगर हेड एक्टोडर्म के पास में अगर तुम रख देते हो उस चीज को, अगर वो प्रॉपर्ली इंडक्शन मतलब उसके पास में कॉम्पिटेंट फैक्टर है और अब प्रॉपर पेक्सिन वहां पे काम कर रहा है, तभी तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक इंड्यूसर की तरह काम करता है न्यूरल एक्टोडर्म, और इंडक्शन को लेने वाला कौन होता है, कॉम्पिटेंस वाला होता है। तो अगर वो दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तभी पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज याद में रखनी है। तो हम पहला वाला केस पढ़ लेते हैं जो तुम्हारे स्टार्टिंग में समझा रही थी तुम लोगों को। हाँ, फिर हम और केसेस पे जाएंगे। देखो, ये क्या हुआ, नॉर्मल इंडक्शन हो रहा है ऑफ द लेंस बाय द ऑप्टिक वेसिकल। सिंपल तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ऑप्टिक वेसिकल कैन नॉट इंड्यूस एक्टोडर्म दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट। अगर तुम कोशिश करो कि मैं यहाँ पे न्यूरल एक्टोडर्म को डाल देता हूँ और यहाँ पे तुम्हारा ये बनाऊंगा क्या, ऑप्टिकल वेसिकल, सॉरी, लेंस का फॉर्मेशन करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑप्टिक वेसिकल कैन नॉट इंड्यूस द एक्टोडर्म दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट। तो ये कॉम्पिटेंट तो नहीं है, क्योंकि पेक्सिक्स तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। पेक्सिक्स सिर्फ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट था बेटा, इस पर्टिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट था, वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। सेकंड देखो, टिश्यू अदर देन ऑप्टिक वेसिकल इज इम्प्लांटेड, नो इंडक्शन अकर्स। अगर तुम कोशिश करते हो कि कोई भी और तुम टिश्यू डाल देते हो ऑप्टिकल वेसिकल के अलावा, और कोशिश करो कि यहाँ पे पेक्सिक्स जीन की तरह यहाँ पे काम करे और तुम्हारा इंडक्शन हो जाए, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। उसको वही चीज चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेस पे चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन, अगर तुम यहाँ से पूरा का पूरा रिमूव कर देते हो न्यूरोनल एक्टोडर्म को, मतलब अगर तुम ऑप्टिक वेसिकल को यहाँ पे रिमूव कर देते हो, तुम कोशिश करो कि लेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, कोई भी लेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो जो तुमने मैंने लास्ट में समझाया था, चारों के चारों केसेस यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर तुम न्यूरोनल एक्टोडर्म को यहाँ से रिमूव कर दोगे तब भी लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर तुम किसी और जगह को उठा के रख दोगे जहाँ पे इंडक्टिव सिग्नल नहीं आएगा, तो या फिर कॉम्पिटेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज याद में रखनी है, ये क्वेश्चन में आती रहती है। तो चारों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हें केसेस में काम करना है। ओके, अब देखते हैं हम और भी कोई केसेस जो तुम्हारे पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे केस याद रखना, तो तुम्हें यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो, न्यूरल एक्टोडर्म की बात करते हैं या फिर ऑप्टिक वेसिकल के नाम से याद रखना है इसको, ऑप्टिक वेसिकल के नाम से याद रखना है। सरफेस एक्टोडर्म की बात करेंगे या फिर हेड एक्टोडर्म के नाम से याद रखना है इस चीज को, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे मैंने बात करी है लेंस फॉर्मेशन की। ओके, अब देखो, अगर तुम्हारा ऑप्टिक वेसिकल बिल्कुल वाइल्ड टाइप का है, अगर उसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं है, कैसे भी म्यूटेशन नहीं दे रखी है, अगर कोई भी म्यूटेशन नहीं दे रखी है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसको क्या फर्क पड़ने वाला है?
अगर तुम्हारा एक्टोडर्म जो है बिल्कुल वाइल्ड टाइप का है, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है, मतलब यहाँ पे पेक्सिक्स प्रॉपर्ली काम कर रहा है, तुम्हारा सरफेस एक्टोडर्म के पास में न्यूरल एक्टोडर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब लेंस का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, फ्लैकोड बनेगा, उसके बाद लेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। अब देखो, अगर ऐसा हो जाता है कि जो न्यूरल एक्टोडर्म है बेटा ये भी म्यूटेंट है, ठीक है, ये भी तुम्हारे पेक्सिक्स के लिए म्यूटेंट है कि यहाँ पे कोई भी तुम्हारा एक इंडिसिंग फैक्टर नहीं बना रही है जो पेक्सिक्स पे जाके काम करेगा या फिर उसको कॉम्पिटेंस करेगा, तो ये भी काम नहीं कर रही है। और यहाँ पे पेक्सिक्स का यहाँ पे म्यूटेशन हो रखा है, पेक्सिक्स यहाँ पे नहीं है। तो अगर दोनों चीज में नहीं है तो वहां से इंड्यूसिंग सिग्नल आएगा ही नहीं, और अगर आएगा ही नहीं तो कॉम्पिटेंस चाहिए किसको, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ से सिग्नल अगर आ भी रहा है तो यहाँ पे लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि म्यूटेंट हो चुका है बेटा। अगर म्यूटेंट हो चुका है, देखो पेक्सिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर पेक्सिक्स का कहीं भी म्यूटेशन हो जाएगा, इट विल स्टॉप द होल प्रोसेस ऑफ द लेंस फॉर्मेशन। तो पेक्सिस इज मस्ट, अगर वो नहीं होगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास नहीं होगी, कोई भी तुम्हारा काम पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारे हेड एक्टोडम पे कॉम्पिटेंस जो है, पेक्सिक्स का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड टाइप से जो भी तुम्हें आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पेक्सिक्स प्रेजेंट है हेड एक्टोडम पे, तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर यहाँ पे म्यूटेंट था तुम्हारा पेक्सिस तो फिर भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे म्यूटेंट हो गया बेटा हेड एक्टोडर्म में, तो कॉम्पिटेंट ही वो काम करने वाला है, कॉम्पिटेंस वही वही तो बताएगा कि चलो ये चीज आ चुकी है, तुम अब लेंस का फॉर्मेशन करो। तो इस म्यूटेंट की वजह से क्या होगा, लेंस का फॉर्मेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कभी भी लेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसे पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है। सेकेंड, थर्ड क्या है तुम्हारा, वाइल्ड टाइप तुम्हारा न्यूरल एक्टोडर्म था, तो न्यूरल जो एक्टोडर्म है, जो ऑप्टिक वेसिकल है, वो तो इंड्यूसिंग सिग्नल दे रहा है, लेकिन सरफेस एक्टोडर्म के पास पेक्सिक्स ही नहीं है बेटा, उसके अंदर म्यूटेशन हो रखा है, तो उस सिग्नल को लेगा कौन, कोई नहीं होगा लेने वाला। अगर सिग्नल को लेने वाला नहीं होगा, और पेक्सिक्स तो बेटा यही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे आइलैंड्स को बनाने के लिए, अगर पेक्सिक्स नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। अगर पेक्सिक्स का म्यूटेंट हो जाता है तो बेटा कभी भी लेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगा ही नहीं, कभी भी लेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से केस जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। सेकेंड, तुम्हारा जो न्यूरल एक्टोडर्म है, ऑप्टिक वेसिकल है, वो पेक्सिक्स का म्यूटेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें सिर्फ इंडक्टिव सिग्नल की चाहिए, तुम्हें इंडक्टिव सिग्नल आ जाए, उसके पास से BMP4 आ जाए, FGF वो तुम्हारा सॉक्स आ जाए, तो वहां से वो चाहिए होता है। तो पेक्सिक्स म्यूटेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे पार्टली नहीं करता है। तो ऑप्टिक वेसिकल से आएगा तुम्हारा इंडक्टिव सिग्नल, तुम्हारा यहाँ पे पेक्सिक्स जीन प्रेजेंट है बेटा, अगर वो प्रेजेंट है, वाइल्ड टाइप है, क्योंकि वाइल्ड टाइप का मतलब होता है वो चीजें वहां पे प्रेजेंट है, कोई भी म्यूटेशन वहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर पेक्सिस जीन वहाँ पे प्रेजेंट है और वो म्यूटेंट नहीं है, तो बेटा क्या होगा, उसको ले लिया जाएगा। अगर वो ले लिया जाएगा तो पेक्सिक्स अगर प्रेजेंट है तो तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन बेटा देखा जाएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट चीज को याद में रखना है, देखा जाएगा। तो पेक्सिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सरफेस एक्टोडर्म और द हेड एक्टोडर्म टू रिस्पॉन्ड टू द इंडक्टिव सिग्नल। तो पेक्सिक्स की रिक्वायरमेंट है बेटा इंडक्टिव सिग्नल को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ये होना चाहिए, और इसके आसपास की दुनिया अपने आप समझ जाएगी अगर ये प्रेजेंट होगा। तो पेक्सिक्स जो है वो तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अगर हम लेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं। आई होप ये सब चीज समझ में आ गई होगी, रेसिप्रोकल इंडक्शन, कॉम्पिटेंस क्या होता है, तुम्हारा इंडक्टिव सिग्नल क्या होता है, तो ये चीज समझ में आ गई होंगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको और समझा दूंगी। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और तुम्हारे पास एक सेकेंड, चलो, हाँ, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो, फिर मैं इसको समझाऊंगी। हाँ, तुम्हारे पास 1 मिनट है, क्योंकि बिना 1 मिनट के मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हें पूरा समझाया तो तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, तो कमेंट बॉक्स में तुम्हें इसके आंसर दो। और अगर किसी बच्चे को प्लस पे आना है तो प्लस पे भी आ सकते हैं, आपको सिर्फ कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करके आपको 10% का ऑफ यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे बैचेज जो है रिलीज होने वाले हैं, कोर्सेज मेरा रिलीज हो चुका है, मैं आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ, सेकंड यूनिट आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो फर्स्ट यूनिट में कुछ टॉपिक रह गए वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, तो जिन बच्चों ने भी अगर प्लस के कोर्स से ज्वाइन करना है तो वो अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल तुम ये वाला क्वेश्चन करो, फिर हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को।
देखो, the lens formation requires a sequential events whereby the anterior neural plate signals the anterior ectoderm to promote the secretion of the PEG6, which rendered the anterior ectoderm more receptive to the secretion from the optic vesicle. The above can be the best explained by which of the following phenomena. तो तुम्हें पूरा का पूरा ये दे दिया गया है कि कैसे तुम्हारा यहाँ पे इंडक्शन होता है, कैसे तुम्हारा कॉम्पिटेंस होता है, तो ये सब यहाँ पे पूछा गया है। तो लेंस फॉर्मेशन में क्या होता है, जब तुम्हारी जब न्यूरोनल जो प्लेट है वो सिग्नल देती है एंटीरियर एक्टोडर्म को, तो वो कौन सा सिग्नल होता है बेटा, इंडक्शन का होता है। इंडक्शन का होता है। प्रमोट द सीक्रेशन ऑफ पेक्सिक्स। पेक्सिक्स क्या करता है बेटा, ये जो होता है तुम्हारा कॉम्पिटेंस फैक्टर की तरह काम करता है। कॉम्पिटेंस फैक्टर की तरह काम करेगा, जो तुम्हारे रेंडर भी कर सकता है एंटीरियर एक्टोडर्म के फॉर्मेशन को, तो ये जो होता है तुम्हारे कॉम्पिटेंस की तरह काम करेगा। तो इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन ओनली, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तुम्हारे एक्टोडर्म के फॉर्मेशन के टाइम पे देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन, यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटरेक्शन नहीं देखा गया है। पूरा मैं टॉपिक समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पे कहीं भी तुम्हारा ये वाला टॉपिक, इसमें ये वाली चीज यूज नहीं करी गई है। परमिसिव इंटरेक्शन, ये वाली चीज यहाँ पे नहीं आएगी, तुम्हें याद रखना है। इंडक्शन आता है, इंडक्शन के बाद में तुम्हारा क्या होगा, कॉम्पिटेंस बन जाएगा, तो ये जो तुम्हारा रिप्रेजेंट किया जाएगा ये पर्टिकुलर चीजें होंगी। कभी भी परमिसिव इंटरेक्शन जो होगा ये यहाँ पे ऐसे यूज नहीं आएगा, लेकिन हाँ डेफिनेशन अगर कभी आती है तो वो याद रखना है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डेफिनेशन जो है पूछी जाती है, इसकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। तो आंसर जो होगा डी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, आई थिंक 1 मिनट है ना, 1 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा, ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगी। ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगी इस चीज को। देखो, the functionality of the PEX gene in the formation of the optic and the nasal structure may be attributed to the following। तुमसे तो पहले ऑप्शन पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखना है, कभी भी तुम्हारा पेक्सिस जीन के बारे में आएगा तो पेक्सिस जीन का सारे जो चीजें हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। एक कॉम्पिटेंस फैक्टर की तरह काम करता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, ये तुम्हारा हेड एक्टोडम पे प्रेजेंट होता है, ये जो सरफेस एक्टोडम होती है बेटा उस पे प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कॉम्पिटेंट बनाता है वो, तुम्हारे ऑप्टिक वेसिकल को कॉम्पिटेंट नहीं बनाएगा, तो ये चीज दिमाग में होनी चाहिए तुम्हारे। देखो, PEG6 makes a optic vesicle competent and allow the lens formation। क्या तुम्हें मैंने बताया कि क्या तुम्हारे ऑप्टिक वेसिकल को बनाता है, जो तुम्हारे न्यूरल एक्टोडर्म में होता है उसको कॉम्पिटेंट नहीं बेटा, यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, इंडक्टिव सिग्नल आता है, और उसके बाद में तुम्हारा जो ऑप्टिक वेसिकल का जो तुम्हारा सॉरी लेंस होता है, जो लेंस प्लेकोड होता है या फिर सरफेस एक्टोडर्म होता है, हेड एक्टोडर्म होता है बेटा, उसके ऊपर तुम्हारे PEG6 जीन जो है वो देखने को मिलते हैं, जो इसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं। कभी भी तुम्हारा वेसिकल जो होगा, ऑप्टिक वेसिकल होगा, वो तुम्हारा कॉम्बिनेट उसको नहीं बनाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, ध्यान में रखना है। तो तुमसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव एट्रीब्यूशंस आर द ट्रू वन, तो अगर तुमसे ट्रू पूछा गया है तो पी वाला ऑप्शन तो गया, अगर पी वाला ऑप्शन गया तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो यहाँ से चला गया। अब तुम्हें देखना था, the optic vesicles can induce any part of the head ectoderm to form the nasal and the optic structures due to the presence of the PEG6। तो बेसिकली मैंने बताया तुम्हें कि किसी भी पार्ट को, एनी पार्ट को नहीं कर सकता है एक्टोडर्म के, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, चाहे नेजल का बात करो चाहे ऑप्टिक स्ट्रक्चर की बात करूं, तो जहां से फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर पार्ट पे अगर नहीं होगा, जैसे तुम ट्रंक वाले रीजन में रह जाओ, ठीक है, ट्रंक वाले रीजन में रह जाओ, क्या वहां पॉसिबल है, नहीं होगा। तो ऑप्टिक वेसिकल वो एक अदर सारे पार्ट्स को वहां पे नहीं कर सकता, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, तो वो चीज यहाँ पे होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस चीज को याद नहीं रखना है आगे वाले क्वेश्चंस के लिए भी, कि कभी भी PEG6 या फिर जो तुम्हारा, अगर तुम हेड एक्टोडर्म को उठा के तुम कहीं भी रख सकते हो और ऑप्टिकल वेसिकल को कहीं भी उठा के रख दिया तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं, एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर ये बिल्कुल गलत होगा तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से चला गया है, प्रॉपर चला गया है। PEG6 renders the head ectoderm competent to the receive the signal from the optic vesicle। तो जो PEG6 है बेटा, वो है
जो हेड एक्टोडर्म है बेटा उसको कॉम्पिटेंट बनाता है सिग्नल लेने के लिए फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। तो ये जो पेक्सिस का रोल होता है, चाहे रेंडर्स करना है चाहे उसको प्रमोट करना है, ये डिपेंड करेगा। सारा का सारा रोल जो होता है पेक्सिस का होता है, जो तुम्हारे हेड एक्टोडर्म को, सरफेस एक्टोडर्म को कॉम्पिटेंट बनाता है कि वो सिग्नल को रिसीव कर पाए फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। Apart from the optic vesicle, the head ectoderm may also be induced by the BMP4 and FGF8. So Pexis is not exclusive for the lens formation. एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन, से मैंने तुम्हें बताया BMP4 हो गया, FGF8 हो गया, तो ये तुम्हारे न्यूरोनल जो सेक्शन होते हैं वहां से रिलीज होते हैं। तो ये प्राइमरी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं कि तुम्हारे लेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे होना है। तो ये बिल्कुल सही है कि जब हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल, तो जो तुम्हारा डायरेक्टली जो मेन क्राइटेरिया है, तुम्हारा न्यूरोनल वाला क्राइटेरिया है, वहां भी इंड्यूस किया जाता है हेड एक्टोडर्म को कि तुम्हें लेंस यहाँ पे बनाना है लेंस फॉर्मेशन के लिए। बाद में कॉम्पिटेंस होगा वो अलग चीज है, लेकिन अगर हेड एक्टोडर्म को उस पर्टिकुलर प्लेस पे बनाना है तो BMP4 और FGF8 का जो तुम्हारा इंडक्शन है वेरी मच इज रिक्वायर्ड। तो इससे भी तुम्हारा काम चल सकता है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। मे ऑल्सो भी इंड्यूस्ड बाय, और मे बोला गया है, तो इसको भी हम इंड्यूस कर सकते हैं BMP4 और FGF8 को। तो मैं तुम्हें एक लाइन पढ़ाई भी थी तुमसे कि प्रायर टू द ऑप्टिक वेसिकल, अच्छा मैंने वो चीज नहीं बताई तुम्हें कि ऑप्टिकल वेसिकल से बनने से पहले अगर BMP4 और FGF8 क्या कर सकते हैं, तुम्हारे हेड एक्टोडर्म पे एक इंड्यूस कर सकते हैं लेंस फॉर्मेशन का। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्टिक वेसिकल नहीं बना है और तुम्हारा अगर डायरेक्टली न्यूरल वहां पे पार्ट प्ले करना चाहता है, तो ये बिल्कुल सही होता है। तो इस चीज को याद में रखना है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आंसर जो होगा बी विल बी राइट वन। तो बी जो होगा बिल्कुल सही होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें प्रॉपर्ली समझाऊंगी क्योंकि ये जो तुम्हारा मैं अभी समझाने की कोशिश करी थी वो इस क्वेश्चन में भी दिया गया है, तो तुम्हारा पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हाँ तुम्हारे पास 1 मिनट है, फिर ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी। देखो, ड्यूरिंग द लेंस फॉर्मेशन इन द xenopus द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रपोज्ड। तो कुछ स्टेटमेंट प्रपोज किए गए। The lens induction can be achieved in the absence of the optic vesicle after priming of the head ectoderm by the anterior neural plate. After priming नहीं बेटा, अगर तुम before priming की बात करते हो कि अगर प्राइमिंग नहीं की गई है और तुम्हारा ऑप्टिक वेसिकल नहीं है, उस केस में तुम्हारा ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे, देखो लेंस का अगर इंडक्शन करना है, लेंस का इंडक्शन करना है, तुम्हें ऑप्टिक वेसिकल चाहिए, ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल चाहिए, वही तुम्हारा क्या करेगा, एक इंडक्टिव सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा और वो हेड एक्टोडर्म के पास में जाएगा और तुम्हारा लेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन होती है तो ये चीज याद में रखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये पहला वाला टर्म हो गया है। अब एस वाला ऑप्शन देखो, एंटीरियर न्यूरल प्लेट, जो एंटीरियर न्यूरल प्लेट होती है बेटा, ये तो सबका प्लेट है, पूरी न्यूरल प्लेट है। प्राइम्स आर हेड एक्टोडर्म, वो कर सकती है तुम्हारे हेड एक्टोडर्म का प्राइम मतलब बना सकती है। वाई द BMP4 एंड FGF8, तो BMP4 और FGF8 को रिलीज करके इसको बना दिया जा सकता है प्रायर टू द सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। अगर ऑप्टिक वेसिकल का अगर कोई सिग्नल नहीं आता है उससे पहले अगर न्यूरल प्लेट जो है बेटा इंफॉर्मेशन दे देती है विद द हेल्प ऑफ BMP4 और FGF8, तो तुम्हारा हेड एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो सकता है, तुम्हारा न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर तुम पिछले वाला ऑप्शन देखोगे तो यहाँ से भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल, मतलब प्रायर टू द या फिर अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल, द हेड एक्टोडर्म में आल्सो बी इंड्यूस बाय द BMP4 या FGF8, क्योंकि जो न्यूरल प्लेट है बेटा वो डायरेक्टली सिग्नल देती है, तो इसलिए पेक्सिस जो होता है नॉट एक्सक्लूसिव फॉर द लेंस फॉर्मेशन। इस चीज को याद में रखना है, इसको रिलेट करके पढ़ लेना। तो ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल गलत होगा क्योंकि आफ्टर नहीं होगा, बिफोर हो सकता है ना। ऑप्टिक वेसिकल्स कैन इंड्यूस अ प्रिजम्पटिव ट्रंक, अभी मैंने पूरा का पूरा तुम्हें स्ट्रक्चर बताया था, वहां पे ट्रंक वाला रीजन था जहाँ पे तुमने ऑप्टिक वेसिकल को वहां पे ट्रांसफर कर दिया है और तुमने कोशिश करी कि वहां पे हेड एक्टोडर्म बन जाए, तो क्या बना था, वहां पे नहीं बना था। तो कैन इंड्यूस अ प्रिजम्पटिव ट्रंक एक्टोडर्म टू फॉर्म लेंस, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। Only the head ectoderm can respond to the direct signal from the optic vesicle to form the lens. Yes, ये ओनली वाला टर्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे बोलती हूँ मैं आपको कि 80 to 90% ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है।
जो पर्टिकुलर हेड एक्टोडर्म है वही एक डायरेक्ट सिग्नल जो आता है ऑप्टिक वेसिकल से उसको ही रिस्पॉन्ड कर सकता है टू फॉर्म द लेंस, और किसी पर्टिकुलर पार्ट से नहीं करेगा। तुम ट्रंक रीजन में जाके डालोगे, तुम कहीं और रीजन में जाके डालोगे तो वहाँ पे ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो खाली हेड एक्टोडर्म वाला जो रीजन है बेटा, वहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट सिग्नल जो आएगा ऑप्टिक वेसिकल से वो तुम्हारा रिस्पॉन्ड करेगा और तुम्हारा जो फॉर्मेशन है बेटा देखने को मिलेगा। तो जो आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट वन, क्योंकि तुमसे पूछा गया था विच ऑफ द अबव कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट वन। ए विल बी राइट वन। सो आई होप ये क्लास तुम्हें समझ में आई होगी, और भी तुम क्वेश्चंस ट्राई करना तो तुम्हारा यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारा यूट्यूब जो तुम्हारा अनअकैडमी CSI जो नेट चैनल है, यहाँ पे मैं 10 बजे क्लास लेती हूँ, जहाँ पे आपको गेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ, साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन, एक दिन प्रीवियस क्वेश्चन, एक दिन क्लास होती है तुम्हारी। उसके साथ साथ शाम को 4 बजे वाली क्लास होती है, जो ये वाली क्लास है, जहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराती हूँ CSI UGC नेट के लिए। ठीक है, और ये जो क्लास होती है बेटा आपकी बिल्कुल लाइव होती है, तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं करी है तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो फ्री क्लासेस होती है बेटा इन्हें स्पेशल क्लासेस बोला जाता है। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे आपको कुमकुम गौतम सर्च करके पहले तो फॉलो कर लेना, तो जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप फॉलो करके रख सकते हो। उसके बाद आपको मेरी वीडियोज देखनी है या फिर किसी भी टीचर की वीडियो देखनी है, आपको वहाँ पे वॉच वीडियो पे क्लिक करना है। आप जैसे ही वॉच वीडियो पे क्लिक करोगे, आपको क्या करना है, आपसे कोड पूछा जाएगा, तो आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है। KUM 10 कोड अप्लाई करना है, और कुमकुम 10 कोड अप्लाई करते ही आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे को प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप प्लस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनका फायदा क्या होता है बेटा कि आपको रेगुलरली पढ़ाया जाता है, आपको प्रॉपरली रेगुलरली यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं। आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन जो है लेना पड़ता है। अंडर वन सब्सक्रिप्शन यू विल गेट ऑल द क्लासेस ऑफ ऑल द टॉप एजुकेटर्स, क्विज़ेज़ हो गए, आपके मॉक टेस्ट हो गए, कोर्सेज़ हो गए, बैचेज़ हो गए, यू विल गेट एवरीथिंग। तो चाहे बैचेज़ हो गए, चाहे कितने भी बैचेज़ तुम्हारे आएँगे या फिर कोर्सेज़ जो हैं, मैं आपको यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट करा चुकी हूँ। यूनिट सेकंड जो है जनवरी से कराने वाली हूँ, तो जिन बच्चों ने भी जॉइन करना है वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कोड अप्लाई करना है, वो कोड है बेटा कुमकुम 10। KUM 10 कोड अप्लाई करना है, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको बिल्कुल जो तुम्हारे प्लस कोर्सेज़ हैं वो देखने को मिल जाएँगे। आपका ये कंप्लीट कोर्स फॉर द CSI जून 2021 के लिए लाइसेंसेस के लिए पहला बैच रिलीज हो चुका है, जहाँ पे आपको ज्योति मैम, खुशबू मैम और आरती मैम पढ़ाने वाली हैं। तो जिन बच्चों ने भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, 8 जैन से कोर्स स्टार्ट होगा, बैच स्टार्ट होगा, और मेरे भी कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है। बिल्कुल 10% ऑफ मिलेगा आपको, और बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है बेटा वो देखने को मिल जाती हैं। सेंस पैसे देने के बाद 25 दिसंबर के बाद में तुम्हारा प्राइस काफ़ी बढ़ने वाला है, तो प्राइस हाइक करने वाला है। तो जिन बच्चों ने भी CSIR जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना है, अभी अपने कोर्सेज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको काफ़ी अमाउंट कम है, वरना उसके बाद तो काफ़ी अमाउंट बढ़ने वाला है। तो आपको अगर एनरोल करना है तो आप अभी से एनरोल कर सकते हैं खुद को। अगर प्लस की मैं बात करती हूँ कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करके सिंपल एक सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, मल्टीपल कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, आपको डाउट सेशन मिल जाते हैं, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, टीचर स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है देखने को मिलता है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्विज हो गया है, होमवर्क क्वेश्चन हो गया है। ये सब के थ्रू आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस जो है बेटा यहाँ पे कराई जाती है। जिन बच्चों ने भी प्लस के कोर्सेज ज्वाइन करने हैं आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ, एंड द न्यू बैचेस आर कमिंग सून। तो जिन बच्चों ने भी क्लासेस लेनी है दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ओनली। तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू गेट द ऑल द क्लासेस, all the quizzes, mock test and everything which basically related to the plus classes। तो आपको फुल एक्सेस मिल जाता है चीज़ों का। तो अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन। Now, what you need to do is crack CSI UGC Net in with India's largest learning platform पे आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSI UGC Net। आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है लेना है। देन यू हैव टू चूज प्लान कि आपको 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितने का लेना है। जिससे अगर आप 6 मंथ वाला चूज करते हो, यू हैव टू पे 9450 रुपीज फॉर 12 मंथ्स, 11,550 फॉर 24 मंथ्स, 16,800 रुपीज। नाउ यहाँ पे एक रेफरल कोड आपसे पूछा जाएगा, सो यू कैन टाइप कुमकुम 10 KUM 10 कैपिटल में लेटर में आपको ये टाइप करना है। आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। सो अबाउट 11,550 आपको पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में
10,395 दैट यू हैव टू पे। तो कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। देन पेमेंट करना होता है तो पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट, ईएमआई, यूपीआई, गूगल पे हो गया है, नेट बैंकिंग हो गया है, पेटीएम हो गया है, पेपल हो गया है, ओला मनी हो गया है, आप कैसे भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो अबाउट 10,395 आपको पे करना था, तो आप क्या कर सकते हैं, ईएमआई मंथ्स की बनवा सकते हैं, 12 मंथ्स की बनवा सकते हैं। तो आपको 866 रुपीज पर मंथ यहाँ पे पड़ जाएगा, तो आपको ज्यादा फिर बर्डन नहीं होगा। अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तब भी आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है। अगर आपको प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी सी एस आई आर यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगर कोई भी बच्चा यूट्यूब पे नया है और उन्होंने अभी तक लाइव क्लासेस नहीं ली है तो आप ये ले सकते हैं। तो आज तो तुम्हारा क्रिसमस था तो तुम लोग की छुट्टी थी, तो सारा यहाँ पे जो चीज़ है रिकॉर्डेड यहाँ पे आपको दी जा रही है। लेकिन कल से जो होगा प्रॉपरली लाइव क्लासेस यहाँ पे होने वाली है। तो वीडियोस को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।